अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। जो डाटा ट्रांसफ़र अगर हमने करना हो एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसको ट्रांसफ़र करने के मेनली टू वेज़ हैं। फर्स्ट वे है पैरेलल डाटा ट्रांसफ़र और सेकंड है सीरियल डाटा ट्रांसफ़र। पैरेलल डाटा ट्रांसफ़र के अंदर क्या होता है कि 8 या 8 से ज़्यादा बिट्स एट द सेम टाइम्स यूजिंग पैरेलल लाइंस और वायर्स उनके थ्रू ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक डायग्राम में अगर आप देखें तो सेंडर D0 से लेकर D7 तक की जो बिट्स हैं वो एट द सेम टाइम रिसीवर को यूजिंग 8 वायर्स और लाइंस सेंड कर रहा है। तो इस डाटा ट्रांसफ़र को हम कहेंगे पैरेलल डाटा ट्रांसफ़र। अगर सेंडर और रिसीवर के दरमियान जस्ट सिंगल वायर हो तो और इस वायर के ज़रिए एक एक बिट करके डाटा ट्रांसफ़र हो रहा हो तो इस डाटा को हम कहेंगे सीरियल डाटा ट्रांसफ़र। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो पैरेलल डाटा ट्रांसफ़र है एक टाइम के अंदर ज़्यादा सारी बिट्स ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो यहाँ से जो डाटा रेट है पैरेलल डाटा ट्रांसफ़र का वो नॉर्मली ज़्यादा होता है, और अगर आप सीरियली डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो नॉर्मली उसका जो डाटा रेट है पैरेलल ट्रांसफ़र से वो कम होता है। अब अगर हमारे पास डाटा अवेलेबल है 8 बिट्स या उससे ज़्यादा और उसको हम सेंड करना चाह रहे हैं यूजिंग सीरियल ट्रांसफर कम्युनिकेशन, तो उसको हम कैसे सेंड करेंगे? तो उसका वे ये है कि अगर हमारे पास डाटा पैरेलल फॉर्म में अवेलेबल है या 8 या 8 से ज़्यादा बिट्स अवेलेबल हैं और उसको हम सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो सेंडर सबसे पहले क्या करेगा, सीरियल पैरेलल डाटा को सीरियल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और एक एक बिट करके उसको ट्रांसफ़र करेगा। जब वो डाटा रिसीवर के पास चला जाएगा, उसको रिसीव हो जाएगा, तो डाटा को दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में वापस लाने के लिए जो रिसीवर है वो सीरियल टू पैरेलल डाटा उसको ट्रांसफ़र कर देगा। पैरेलल को सीरियल फॉर्म में ट्रांसफ़र करना, उसके लिए भी हम एक रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, उसको पैरेलल टू सीरियल ट्रांसफ़र रजिस्टर कहते हैं। और सीरियल डाटा से दोबारा पैरेलल फॉर्म का डाटा कन्वर्ट करना, उसको हम सीरियल टू पैरेलल रजिस्टर भी कहते हैं। होपफुली आप लोगों ने इन दोनों रजिस्टर्स, ये सीरियल टू पैरेलल और पैरेलल टू सीरियल, ये रजिस्टर्स, इनका जो स्ट्रक्चर है कि किस तरह हम फ्लिप फ्लॉप्स और रजिस्टर्स को यूज़ करते हुए सीरियल टू पैरेलल या पैरेलल टू सीरियल रजिस्टर बना सकते हैं। अब जो सीरियल कम्युनिकेशन है इसके टू मेथड्स हैं। ये सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन भी है और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन भी है। सिंक्रोनस मेथड के अंदर क्या होता है कि एक ब्लॉक ऑफ डाटा का एक ब्लॉक, चाहे वो 8 बिट का है या 16 बिट्स का है या उससे बड़े बिट का जो डाटा है, वो ब्लॉक भी ब्लॉक डाटा ट्रांसफ़र होता है। लेकिन एसिंक्रोनस के मेथड के अंदर जो ये सिंगल बाइट है वो एट द सेम टाइम वो ट्रांसफ़र होती है। अब अगर आपने डाटा ट्रांसफ़र करवाना है सीरियली, तो उसके लिए स्पेशल पर्पस आईसीज वो अवेलेबल हैं कि जो डाटा को सीरियली ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूजिंग सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन एज वेल एज यूजिंग एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अब जो सेंडर से रिसीवर के अंदर जो डाटा ट्रांसफ़र होता है, बेस्ड ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द डाटा ट्रांसफ़र, हम उसके कुछ मोड्स डिफ़ाइन करते हैं। अगर ट्रांसमीटर सिर्फ डाटा सेंड कर सके रिसीवर को, तो इस कम्युनिकेशन को हम कहेंगे वन वे और सिंपलेक्स ट्रांसमिशन। हाफ डुप्लेक्स
के अंदर क्या है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर, ट्रांसमीटर डाटा सेंड कर सकता है रिसीवर को और रिसीवर डाटा सेंड कर सकता है ट्रांसमीटर को। लेकिन अगर एक टाइम पे सिर्फ एक ट्रांसफ़र कर रहा होगा, दूसरा रिसीव कर रहा होगा। और फुल डुप्लेक्स मोड के अंदर क्या होता है कि जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है एट द सेम टाइम दोनों सेंड भी कर सकते हैं डाटा और दोनों रिसीव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपने सेंडर और रिसीवर के दरमियान या ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान डाटा ट्रांसफ़र करना है तो दोनों रिसीवर और जो सेंडर है दोनों को कुछ रूल्स डिफ़ाइन करना होंगे, जिन रूल्स की मदद से वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। तो ऐसे रूल्स, जिन रूल्स की बेस पे जो सेंडर और रिसीवर हैं आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, उन रूल्स के सेट को हम कहते हैं प्रोटोकॉल। और ये नॉर्मली रूल्स किस तरह के हो सकते हैं? प्रोटोकॉल्स में हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि कितने बिट्स हमने सेंडर और रिसीवर आपस में इस बात का एग्रीमेंट करते हैं कि हमने कितनी बिट्स, सेंडर कितनी बिट्स सेंड कर सकता है और रिसीवर कितनी बिट्स रिसीव करेगा। क्या उसके अंदर पैरिटी बिट्स मौजूद होंगी डाटा के अंदर या नहीं होंगी, उसका डाटा स्टार्ट कब होगा, एंड कैसे होगा। तो ये जो सारे डाटा ट्रांसफ़र के जो रूल्स हैं कि सेंडर से रिसीवर में जब डाटा ट्रांसफ़र होगा तो दरमियान में कम्युनिकेशन के दरमियान कौन कौन से रूल्स को फॉलो किया जाएगा, उन सारे रूल्स को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। अब नॉर्मली जब भी हम कोई करैक्टर या कोई डाटा 8 बिट का सेंड करते हैं तो सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर उसके स्टार्ट में और उसके जब वो 8 बिट का डाटा एंड हो जाता है, उसके स्टार्ट में भी कुछ बिट्स को हम प्लेस कर देते हैं और उसके एंड पे भी कुछ बिट्स को हम प्लेस कर देते हैं। तो इन बिट्स को हम कहते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स। तो ये बेसिकली कंट्रोल बिट्स होती हैं जो कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान ये इन्फॉर्मेशन देती हैं कि अब डाटा की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रही है, और जब स्टॉप बिट्स रिसीव हो जाती हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अब डाटा की जो कम्युनिकेशन है वो एंड हो गई है। तो स्टार्ट बिट इज़ ऑलवेज 1 बिट। जो स्टार्ट बिट है कि डाटा को सेंड करने से पहले जो सेंडर है वो रिसीवर को एक 1 बिट सेंड करता है। वो जो 1 बिट उसको हम स्टार्ट बिट कहते हैं, वो हमेशा 1 होती है। जैसे ही सेंडर से रिसीवर के पास 1 बिट जाती है तो रिसीवर समझ जाता है कि अब इसके बाद मुझे ये 1 बिट रिसीव हो गई है, इट मीन्स अब जो नेक्स्ट मेरे पास 8 बिट्स आ रही हैं वो मेरे पास अब डाटा होगा, वो सेंडर मुझे डाटा सेंड कर रहा होगा। और उसके बाद जब 8 बिट्स रिसीव हो जाती हैं तो उसके बाद 1 या 2 बिट्स और रिसीवर को रिसीव होती हैं, तो रिसीवर को पता चल जाता है कि मुझे ये स्पेसिफिक बिट्स रिसीव हो गई हैं। तो अब इट मीन्स के जो सेंडर ने करैक्टर या जो 8 बिट का डाटा ट्रांसफ़र करना था उसने वो कर लिया। अब यहाँ पे करैक्टर आस्की करैक्टर ए उसकी सीरियल कम्युनिकेशन को शो किया गया है। स्टार्ट बिट is always a 0 or low and stop bit is 1 or high। इस सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर स्टार्ट बिट है उसको हमेशा लो शो किया गया है और स्टॉप बिट उसको हमेशा 1 किया गया है। अब एक और चीज़ भी याद रखें, ये जो ज़ीरो है इसको स्पेस भी कहते हैं, ज़ीरो, लो या स्पेस। और जो हाई है उसको हम 1, लॉजिक 1, हाई और मार्क भी कहते हैं। तो अब ये अगर आप ए का आस्की देखें तो ये है 0 1 0 0 0 0 1। तो यहाँ से अगर हम कम्युनिकेशन इसको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करें तो पहले कम्युनिकेशन स्टार्ट होने से पहले मार्क है हाई। हाई का मतलब है रिसीवर के पास हाई जा रहा है और वो उसको पता है कि मेरे पास जब तक हाई है तो इट मीन्स के कम्युनिकेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। जैसे ही उसके पास फर्स्ट लो बिट जाएगी तो रिसीवर और सेंडर दोनों को पता है कि जब रिसीवर के पास, उनके प्रोटोकॉल के अंदर डिफाइन है कि जब रिसीवर के पास फर्स्ट लो एक ज़्यादा हाई वाले टाइम के बाद जब जैसे ही लो बिट आएगी तो इट मीन्स कि अब कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी है। तो जैसे ही स्टार्ट बिट जाएगी तो उसके फ़ौरन बाद, स्टार्ट बिट के फ़ौरन बाद जो नेक्स्ट 8 बिट्स आएंगी रिसीवर उसको 8 बिट डाटा ट्रीट करेगा।
अब इस केस में वो डाटा हमारा ए है, ए का आस्की है, तो पहले ए हमने स्टार्ट बिट सेंड कर दी, स्टार्ट बिट को सेंड किया, कम्युनिकेशन रिसीवर को पता चल गया कि अब डाटा मेरे पास रिसीव होने लगा। तो इस आस्की का पहले जो एलएसबी बिट है वो 1 है, यहाँ पे वो गई, फिर उसके बाद 0 0 आगे 5 ज़ीरोज़ ट्रांसफ़र हुए, फिर 1 फिर 0। अब जैसे ही ये D0 से लेकर D7 तक का डाटा ट्रांसफ़र हो गया, अब जो उसको ये स्टॉप बिट जाएगी। 8 बिट्स जाने के बाद जैसे ही उसको ये 1 मिलेगा तो उसको समझ जाएगा कि अब ये जो डाटा ट्रांसफ़र है वो कंप्लीट हो चुका है, ये करैक्टर जो भी रिसीव होना था वो अब रिसीव हो चुका है। अब अगर आप दोबारा कम्युनिकेशन करवाना चाह रहे हैं तो दोबारा से हम इसको 0 देंगे, 0 सेंड करेंगे और दोबारा से हम इसी तरह 8 बिट का डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो स्टॉप बिट्स हैं नॉर्मली ये समटाइम 1 स्टॉप बिट भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, समटाइम्स इसके अंदर पैरिटी बिट भी हम ऐड कर देते हैं। तो इन मॉडर्न पीसीज मोस्टली जो 1 स्टॉप बिट है वो उसको यूज़ किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि जब आप सीरियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपने डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा बिट्स भी ट्रांसफ़र हो रही हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्ट बिट है, स्टॉप बिट है या पैरिटी बिट है, वो भी डाटा के साथ ट्रांसफ़र हो रही हैं। अब कितना परसेंटेज आप एक्स्ट्रा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या कंट्रोल बिट्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो एक्चुअल डाटा नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें देखें तो एक्चुअल डाटा हमारे पास ये था 8 बिट्स, ये ए का आस्की, लेकिन हमें स्टार्ट बिट भी सेंड करना पड़ेगी और स्टॉप बिट भी सेंड करना पड़ेगी। तो जो एक्स्ट्रा बिट्स हम एक्चुअल डाटा के अलावा ट्रांसफ़र करते हैं उसको अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस करें तो उसको ओवरहेड कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल के अंदर एक्स्ट्रा बिट्स हमारे पास 2 थी, स्टार्ट और स्टॉप, और जो एक्चुअल डाटा था वो 8 था। तो अगर हम 2/8 करें तो ये 1/4 या 25% बनता है ओवरहेड। तो जो एक्स्ट्रा डाटा हमने या जो डाटा के अलावा जो एक्स्ट्रा हमने बिट्स सेंड की वो 25% ओवरहेड है। और जिस तरह कि मैंने बताया कि स्टार्ट और स्टॉप बिट्स के अलावा भी इवन और पैरिटी की बिट्स वगैरह भी आप डाटा के अंदर सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा आप ये बिट्स ऐड करते जाएंगे उतना ही परसेंटेज ओवरहेड जो है वो बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट हम एक टर्म डिफाइन करने लगे हैं, वो है बिट्स पर सेकंड या बीपीएस। एक सिंगल 1 सेकंड के अंदर जितनी बिट्स आप सेंडर से रिसीवर के पास सेंड कर रहे हैं उसको हम कहेंगे बिट्स पर सेकंड, या इसी को हम बॉड रेट भी कहते हैं। अब जो बिट्स पर सेकंड या बीपीएस या बॉड रेट, ये डिपेंड करता है कि जिन पोर्ट्स के थ्रू आप डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उन पोर्ट्स का जो डाटा रेट है वो कितना है। तो अब यहाँ पे लिखा है कि जो IBM PC है उसका जो डाटा रेट है could transfer the data at the rate of 100 or 100 to 9600 bits per second। कि जो IBM का PC है वो इतने डाटा रेट से डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। पेंटियम बेस्ड PCs या जो पेंटियम कंप्यूटर्स हैं ये 56 किलो बिट्स पर सेकंड तक डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड सो ऑन। अब ये जो पुराने PCs हैं या आज से 40-50 साल पहले जब सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई तो सीरियल कम्युनिकेशन को स्टार्ट करवाने के लिए जो स्पेशल पोर्ट्स या केबल्स यूज़ होती थी उनको उसका नाम है RS-232। तो RS-232 पोर्ट्स या ये केबल्स ये डिवाइसेस के दरमियान सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती थी। अब जो RS-232 स्टैंडर्ड है या ये केबल या पोर्ट, इसका स्टैंडर्ड ये है कि RS-232 के ज़रिए जब आप सीरियल कम्युनिकेशन करते हैं तो इसमें -3 से लेकर -25 वोल्ट का जो सिग्नल है
उसको 0 बिट के साथ मतलब वो लॉजिक 0 के साथ रिप्रेजेंट होता है। और +3 से +25 वोल्ट तक का अगर सिग्नल है जो इस RS-232 के अंदर केबल के अंदर जा रहा है, अगर वो +3 से +25 वोल्ट तक का सिग्नल है तो वो बिट 0 के तौर पे ट्रीट होगा। तो जो नेगेटिव, आप भी कह सकते हैं कि जो नेगेटिव वोल्टेज है वो 1 के साथ रिप्रेजेंट होती है, और जो पॉजिटिव वोल्टेज है 3 से 25 वोल्ट वो 0 के साथ होती है। और -3 से लेकर +3 तक का जो वोल्टेज लेवल है वो अनडिफाइंड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो RS-232 का स्टैंडर्ड है वोल्टेज लेवल्स का और 0 और 1 का मैपिंग का, वो TTL लॉजिक या ट्रांजिस्टर लॉजिक के साथ कंपेटिबल नहीं है, क्योंकि TTL लॉजिक के अंदर हम 0 से लेकर 0.5 या 6 वोल्ट तक उसको लॉजिक 0 ट्रीट करते हैं, और 2.5 वोल्ट से 5 वोल्ट तक या 4 वोल्ट तक का जो सिग्नल होता है उसको हम लॉजिक 1 ट्रीट करते हैं। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज लेवल्स वो डिफरेंट हैं। तो RS-232 के इसके कनेक्टर है, इसको DB25 कनेक्टर्स कहते हैं। इसके अंदर 25 ये पिन्स अवेलेबल हैं। हर पिन का जो ये फंक्शन है वो इसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है। अब इसी का जो RS-232 DB कनेक्टर है 25, इसका ही नेक्स्ट वर्जन है वो RS-DB9 है। इसके अंदर 9 बिट्स या इस केबल के अंदर 9 बिट्स होती हैं जो कि सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। अब इस कनेक्टर को अगर मैं दिखाऊं तो ये इस तरह का कनेक्टर है, ये नज़र आता है कि जब आप दो पीसीज या दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन, तो उसमें ये RS-232 का कनेक्टर यूज़ करते हैं। तो ये फीमेल कनेक्टर भी हो सकता है और ये मेल फॉर्म में भी हो सकता है। ये अब RS-232 के जो टर्मिनल्स है, जो इसके पिन्स है 9, ये उसके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन गिवन है। ओके, नेक्स्ट हमने ये देखना है कि RS-232, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि RS-232 के अंदर जो वोल्टेज लेवल्स हैं वो -3 से -25, वो -3 से -25 लॉजिक 1 ट्रीट होता है, और 3 से 25 वोल्ट प्लस में वो लॉजिक 0 ट्रीट होता है। लेकिन आजकल की जो डिवाइसेस हैं या कंप्यूटर्स हैं, वहाँ पे जो वोल्टेज का लेवल है 1 और 0 का वो डिफरेंट है। 1 का 2.5 वोल्ट से ऑनवर्ड अप टू 3 वोल्ट और 5 वोल्ट, और 0 का वो 0 से लेकर 0.7 या 8 वोल्ट तक का जो लेवल है। तो अब अगर आपने मॉडर्न पीसी के थ्रू या जो मॉडर्न डिवाइस है उसके अंदर RS-232 को से कम्युनिकेशन करवानी है, फॉर एग्जांपल 8051 के साथ अगर आपने RS-232 के ज़रिए कम्युनिकेशन करवानी है, तो इसका जो RS-232 का जो वोल्टेज लेवल है वो 23 वोल्ट, -3 से -25, +3 से +25 वोल्ट तक का लेवल्स है। लेकिन 8051 तो 0 से लेकर 5 वोल्ट तक ऑपरेट करता है लॉजिक को। तो RS-232 का जो वोल्टेज लेवल है उसको 8051 या जो आजकल के माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उनके साथ कंपेटिबल बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा चिप यूज़ होती है, उसका है MX232 लाइन ड्राइवर। तो ये बेसिकली RS-232 के जो वोल्टेज लेवल्स हैं -3 से 25 -25 या +3 से +25 वोल्ट के जो सिग्नल है ये उसको 0 से लेकर 0.7 वोल्ट या 2.5 से 5 वोल्ट के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है, ताकि RS-232 आजकल के जो मॉडर्न कंट्रोलर्स हैं जो कि TTL लॉजिक पे ऑपरेट करते हैं उनके साथ भी ये कम्युनिकेशन कर ले। तो 8051 के अंदर दो हमारे पास पिन्स अवेलेबल हैं सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, TXD फॉर ट्रांसमिशन, डाटा ट्रांसमिशन, एंड RXD फॉर डाटा रिसीविंग, और ये पोर्ट 3 की 0th पिन एंड फर्स्ट पिन उसकी है। और ये एक ब्लॉक डायग्राम मैंने शो की है। फॉर एग्जांपल ये कोई माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर कनेक्टेड है MX232 के साथ, और ये MX232
कनेक्टेड है RSTB9 के साथ। तो यहाँ भी जो वोल्टेज लेवल्स हैं वो -3 से -25 या +3 से +25 तक हैं, 0 और 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये IC बेसिकली इस वोल्टेज लेवल को 0 से 5 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे भी यही डिस्क्राइब किया गया है। अब अगर आपने 8051 से PC के साथ कम्युनिकेशन करवानी है, सीरियल कम्युनिकेशन, तो जो बॉड रेट है वो हमें एडजस्ट करना पड़ता है। बॉड रेट का मतलब ये है कि 8051 कितनी बिट्स पर सेकंड PC को सेंड कर सकता है, या PC 8051 को कितनी बिट्स पर सेकंड के साथ डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। तो जो PC की जो स्टैंडर्ड बार्ड रेट्स हैं वो ये लिखे हुए हैं कि नॉर्मली जो PC डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है 110 PPS, 150 एंड सो ऑन। मोस्ट कॉमनली हम ये 9600 जो बार्ड रेट है ये हम देखने में ये मिलता है। नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि अगर हमने 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ सीरियल कम्युनिकेशन करवानी है और हम बॉड रेट सेट करना चाह रहे हैं 9600 पे, 2400 पे और 1200 पे, तो कैसे उसको एडजस्ट करें। और इसके अंदर जो टाइमर यूज़ होता है टाइमिंग का या बॉड रेट का जो फंक्शन सेलेक्ट करने के लिए, उस टाइमर के अंदर वैल्यूज़ को हम कैसे अपलोड करें। तो उसका मेथड ये है, हमें पता है कि 8051 की जो स्टैंडर्ड क्लॉक है, क्रिस्टल क्लॉक, वो है 11.0592 मेगाहर्ट्ज़, और इसकी अगर हम मशीन साइकिल की फ्रीक्वेंसी फाइंड करें तो हम 12 पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास बनती है 921.6 किलोवाट्स। अब जो सीरियल कम्युनिकेशन जो यूआर्ट है वो इस मशीन साइकिल को फर्दर 32 पे डिवाइड कर देते हैं और सीरियल कम्युनिकेशन करवाने के लिए। तो ये जब फ्रीक्वेंसी 992.16 32 पे डिवाइड होती है तो ये बन जाती है 28.8 किलोवाट्स। अब द मशीन साइकिल फ्रीक्वेंसी 921.6 और जो यूआर्ट की फ्रीक्वेंसी है जिसके बेस पे हम बॉड रेट सेट करते हैं उसकी है 28.8 किलोवाट्स is a frequency by UART to timer 1 to set the baud rate। अब अगर आपने 9600 का baud rate लेना है तो आपकी UART के बाद जो ये फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको आप 3 से डिवाइड कर देंगे और तो आपके पास जो baud rate है वो 9600 बन जाएगा। अगर आपको 2400 चाहिए तो आप इसको अगर आप 12 से डिवाइड करें तो आपके पास 2400 आ जाएगा एंड सो ऑन। अगर 1200 की चाहिए तो 24 पे डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली जो यूआर्ट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 28.8 किलोहर्ट्ज़ है, और अगर आपने कोई स्पेसिफिक बॉड रेट लेना है 9600, 2400 और 1200 तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं टू सम स्पेसिफिक नंबर। अब यहाँ पे जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है कि 28.800 ये 28.8 किलोहर्ट्ज़, इसको जब आपने 9600 के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमें 3 का फैक्टर से डिवाइड करना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम जो टाइमर 1 का हाई रजिस्टर है उसको यूज़ करते हैं, और ये अगर यहाँ पे 3 पे डिवाइड कर रहे हैं तो आप उसके अंदर -3 की वैल्यू अपलोड कर देंगे जो कि हेक्साडेसिमल के अंदर FD बन जाएगा आफ्टर टेकिंग द 2's कॉम्प्लीमेंट। इस तरह 2400 है, 12 पे डिवाइड कर रहे हैं तो TH के अंदर हम -12 की वैल्यू लोड करेंगे तो ये F4 बन जाएगा हेक्साडेसिमल में। इसी तरह अगर ये 24 है तो आप -24 और या E8 वैल्यू वो TH1 के अंदर लोड कर देंगे। Note that the dividing 1 by 12 of the crystal frequency by 32 is the default value upon the activation of 8051। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि आप 8051 जो मशीन साइकिल की फ्रीक्वेंसी है उसको 32 पे डिवाइड करके बॉड रेट सेट करने में यूज़ करता है।
तो अब मेथड हमने क्या देखा कि हमारे पास जो यूआर्ट की फ्रीक्वेंसी है वो 28.8 किलोहर्ट्ज़ है, जो कि बॉड रेट को सेट करने के लिए यूज़ होती है। तो अब अगर आपने कोई स्पेसिफिक बॉड रेट सेट करना है तो उसके लिए आप इस फ्रीक्वेंसी को एक नंबर से, कांस्टेंट से डिवाइड करके उस नंबर की नेगेटिव वैल्यू आप टाइमर 1 के हाई रजिस्टर के अंदर अपलोड कर देंगे, या इसकी इक्विवेलेंट जो हेक्सा वैल्यू है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। अब अभी तक हम जस्ट सीरियल कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन वो स्टडी कर रहे थे। अब हम इसकी एक्चुअल कोडिंग 8051 के अंदर कि हम किस तरह प्रोग्रामिंग करके सीरियल कम्युनिकेशन वो कर सकते हैं। तो सीरियल कम्युनिकेशन में मोस्टली दो रजिस्टर यूज़ होते हैं। सबसे पहला रजिस्टर है एस बफ या सीरियल कम्युनिकेशन बफर। तो 8051 के अंदर जब भी आप कोई डाटा सीरियली ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो वो आप एस बफ रजिस्टर के अंदर प्लेस करेंगे, या 8051 कोई भी जो डाटा सीरियली रिसीव करेगा वो एस बफ रजिस्टर के अंदर आएगा। तो इसको ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए जो कॉमनली यूज रजिस्टर है वो एस बफ है। यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि एस बफ रजिस्टर, उसके अंदर हम डी मूव कर रहे हैं, डी का ASCII, और फिर ए की वैल्यू जो भी ए के अंदर वैल्यू थी वो एस बफ के ऊपर सेंड कर रहे हैं। एंड जस्ट एग्जांपल शो की हुई है कि एस बफ रजिस्टर को हम नॉर्मल रजिस्टर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका फंक्शन स्पेशल है क्योंकि ये सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर स्पेसिफिकली यूज़ होता है। अब जो सीरियल कम्युनिकेशन का जो डाटा है वो एस बफ रजिस्टर के अंदर आता है, और इस डाटा का जो कंट्रोल है कि सीरियल कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने के लिए वो एसकॉन रजिस्टर हम यूज़ करते हैं। एसकॉन के अंदर ये जो SM0 और SM1 बिट्स हैं ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और REN रिसीवर इनेबल सीरियल कम्युनिकेशन को इनेबल या डिसेबल करना, उसके लिए REN और ये TI ट्रांसमिट इंटरप्ट फ्लैग एंड RI रिसीव इंटरप्ट फ्लैग, ये इंपॉर्टेंट हैं। इनके अब फंक्शंस हम अभी देखते हैं कि ये सीरियल एसकॉन रजिस्टर के जो बिट्स हैं हम किस तरह सेट करके डिफरेंट फंक्शंस वो अचीव करते हैं। तो SM0 और SM1 they determine the framing of the data by specifying the number of bits per character and the start and stop bits। तो SM0 और SM1 को हम डाटा की फ्रेमिंग के लिए यूज़ करते हैं। फ्रेमिंग का मतलब ये है कि जो डाटा की स्टार्ट बिट है, स्टॉप बिट है, वो क्या क्या 1 बिट्स होंगी, 2 होंगी, या उनका लॉजिक स्टार्ट में वाली 1 होगी या एंड वाली 0 होगी। तो वो बेस करता है SM0 और SM1 के ऊपर, और इसकी SM0 SM1 की 0001, 10 और 11 के ऊपर। तो सीरियल मोड 0, सीरियल मोड 1, 2 एंड 3। तो 8051 हमेशा SM0 और SM1 के ऊपर सीरियल मोड 1 8 बिट डाटा, 1 स्टॉप बिट एंड 1 स्टार्ट बिट इसको यूज़ करता है। तो हम भी जब भी इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे एसकॉन रजिस्टर की या इसकी सेटिंग करेंगे तो हम SM0 और SM1 की हमेशा जो वैल्यू है वो 01 ही यूज़ करेंगे, या ये सीरियल मोड 0, 2 और 3 वो हम इसको स्टडी नहीं करेंगे। और अगर एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर या 8051 आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए SM2 यूज़ करते हैं, और ये भी हम इसको भी स्टडी नहीं करेंगे। अब ये नेक्स्ट 3 बिट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं कि इट इज़ बिट एड्रेसेबल REN व्हेन इट इज़ हाई। जब REN को हम हाई करते हैं इट अलाउज 8051 टू रिसीव डाटा ऑन द RxD पिन। तो RxD जब आप 8051 में डाटा रिसीव करना चाह रहे हैं सीरियली तो आप REN को हाई कर देंगे। अगर ये लो होगी तो रिसीवर इज़ डिसेबल, तो फिर 8051 डाटा रिसीव नहीं कर पाएगा। इसके बाद ट्रांसमिट इंटरप्ट या TI फ्लैग, ये इंपॉर्टेंट है। जब 8051 से हम सीरियल कम्युनिकेशन करके डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, 8 बिट का डाटा सेंड करते हैं, तो जब 8 बिट का डाटा सेंड हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है कम्प्लीटली,
तो टी आई फ्लैग 1 हो जाता है। टी आई फ्लैग 1 होने का मतलब ये है कि अब आपका जो 8 बिट का डाटा है वो ट्रांसफ़र हो चुका है। और टी आई बिट इज़ रेज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टॉप बिट। तो 8 बिट का, जैसा आपको पता है, जैसे ही 8 बिट का डाटा ट्रांसफ़र होगा उसके बाद स्टॉप बिट ट्रांसफ़र होगी। तो जैसे ही स्टॉप बिट ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होगी तो टी आई फ्लैग ये 1 हो जाएगा। इसके बाद है आर आई रिसीवर इंटरप्ट या आर आई फ्लैग। तो जब 8051 के अंदर 8 बिट का डाटा रिसीव हो जाए तो उस टाइम पे आर आई फ्लैग ये 1 हो जाता है। तो जब 8051 के अंदर डाटा रिसीव होता है तो उस डाटा के अंदर भी स्टार्ट में स्टार्ट बिट होती है और उसकी एंड पे एंड बिट होती है। तो 8051 ऑटोमेटिकली जब वो डाटा रिसीव करता है तो वो स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट को ख़त्म कर देता है, और बाकी जो आपका डाटा रिसीव होता है आफ्टर इग्नोरिंग और डिलीटिंग द वैल्यू ऑफ द स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स, जो बाकी आपका डाटा होता है वो SBEF रजिस्टर के अंदर आ जाता है। और आर आई इज़ रेज्ड हाफ वे थ्रू द स्टॉप बिट। जैसे स्टॉप बिट तकरीबन हाफ टाइम के लिए आती है या उसका हाफ टाइम गुजर जाता है स्टॉप बिट का, तो उसके दरमियान में जो आर आई है वो हाई हो जाता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो 8 बिट का डाटा है वो रिसीव हो गया। अब हाउ टू प्रोग्राम द सीरियल कम्युनिकेशन इन 8051। 8051 के अंदर सीरियली डाटा कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसके लिए ये स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम टाइमर मोड, उसका टाइमर 1 का मोड 2 यूज़ करेंगे 8 बिट रीलोड, क्योंकि हम जो बॉड रेट सेट करेंगे, बॉड रेट को सेट करने के लिए हम TH1 रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, और TH1 रजिस्टर वो टाइमर 1 के 8 बिट ऑटो रीलोड मोड के अंदर वो आता है। तो टाइमर को सेट करने के लिए, जिस तरह कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि टी मोड रजिस्टर में हम 20 वैल्यू अपलोड करेंगे। 20 वैल्यू अपलोड करने का मतलब ये है कि हम टाइमर 1 यूज़ कर रहे हैं और उसका 8 बिट मोड यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद बॉड रेट को सेट करने के लिए आफ्टर सेलेक्टिंग द टाइमर फर्स्ट TH1 रजिस्टर की वैल्यू हम सेट करेंगे, जो कि ये डिफ़ाइन करेगी कि हम कितना बॉड रेट एडजस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम सीरियल कम्युनिकेशन जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू को अपडेट करेंगे, और इस तरह कि मैंने ऊपर बताया SCON की रजिस्टर है जो इसकी वैल्यू है, उसमें हम सीरियल मोड 1 यूज़ करेंगे। और SCON का जो रजिस्टर है उसकी सेटिंग किस तरह करेंगे कि उसमें 50 हेक्सा अपलोड कर देंगे। तो जब हम उसके अंदर 50 हेक्सा वैल्यू अपलोड कर देंगे तो ये लोअर 4 बिट्स तो 0 होंगी, उसके बाद REN भी 1 होगा और ये SM1 भी 1 हो जाएगा। तो SM1 1, SM0 0। तो ये डिफ़ाइन करेगा कि हम सीरियल मोड 1 यूज़ कर रहे हैं, और REN को हम 1 कर रहे हैं ताकि हम जो 8051 है उसको रिसीविंग फंक्शन उसका इनेबल कर दें। तो ये भी आपने बस याद रख लेना है कि जब भी आपने सीरियल कम्युनिकेशन करनी है तो टाइमर के जो टी मोड रजिस्टर है उसके अंदर 20 हेक्सा अपलोड करना है, और SCON रजिस्टर है उसके अंदर 50 हेक्सा अपलोड करना है, और TH1 को हम सेट करेंगे बेस्ड ऑन द रिक्वायर्ड बॉड रेट। टाइमर के अंदर वैल्यू अपलोड करने के बाद, SCON को सेट करने के बाद TR1 इज़ सेट, टाइमर को हम स्टार्ट कर देंगे, और दिस इज़ क्लियर बाय दी। जैसे ही टाइमर को स्टार्ट करेंगे तो डाटा ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही TI फ्लैग, अब डाटा ट्रांसफ़र जब कंप्लीट हो जाएगा तो TI फ्लैग 1 हो जाएगा। तो जैसे ही TI फ्लैग 1 होगा हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा डाटा है सीरियली वो ट्रांसफ़र हो गया। और ये इनिशली यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनिशली आपने मेक श्योर करना है कि टाइमर फ्लैग वो 0 है, और फिर जो डाटा हमें ट्रांसफ़र करना है वो SBEF रजिस्टर के अंदर प्लेस करेंगे, और फिर टाइमर को स्टार्ट करके हम मॉनिटर करेंगे कि कब TI फ्लैग 1 होता है। जैसे ही TI फ्लैग 1 होगा तो इट मीन्स हमारा
वो करैक्टर या वो डाटा सेंड हो गया। और अगर आप दोबारा डाटा को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप टी आई फ्लैग को क्लियर करेंगे, जो कि स्टेप नंबर 5 के अंदर किया हुआ है। दोबारा नई वैल्यू एस बफ के अंदर अपलोड करेंगे, दोबारा हम कम्युनिकेशन वो स्टार्ट कर देंगे। अभी सारे इन सब स्टेप्स की एक एग्जांपल देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम फॉर द 8051 टू ट्रांसफ़र द लेटर ए सीरियली एट 4800 बॉड रेट। तो 4800 बॉड रेट के ऊपर हमने डाटा ट्रांसफ़र करना है। तो ये आपको अब ये पता होना चाहिए। 28,800 को 4800 पे हम डिवाइड बाई 4800 तो 6 आंसर आता है। तो आपने ये इस 6 की नेगेटिव वैल्यू वो आपने टाइमर के अंदर अपलोड कर देनी है। तो स्टेप बाई स्टेप अगर हम चलें, सबसे पहले टी मोड के अंदर हमने 20 हेक्सा वैल्यू मूव की, इससे टाइमर 1 का मोड 2 सेलेक्ट हो गया। आगे उसके TH1 रजिस्टर के अंदर हम जितना बॉड रेट आपको रिक्वायर्ड है, 4800 रिक्वायर्ड है, उसको आपने डिवाइड करना है 28,800 पे। तो 6 आंसर आता है। जो आंसर आएगा उसकी नेगेटिव वैल्यू TH1 के अंदर अपलोड करनी है। उसके बाद एसकॉन रजिस्टर की सेटिंग की, SM1, SM0 और RE को हमने इनेबल कर दिया। अब स्टार्ट टाइमर 1, तो साथ ही हमने टाइमर 1 को हमने स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हमने टाइमर 1 को स्टार्ट किया, हमारी सीरियल कम्युनिकेशन अब स्टार्ट होगी। अब हम जो डाटा जो ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं उस डाटा को हम एस बफ रजिस्टर के अंदर प्लेस कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे एक आस्क की है। अब ये सीरियली डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, हम मॉनिटर कर रहे हैं TI फ्लैग को। जैसे ही TI फ्लैग 1 होगा तो इट मीन्स एस बफ के अंदर जो 8 बिट्स थी वो ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। तो हमने दोबारा, जब तक TI फ्लैग 0 है हम हेयर पे ही हैं, इट मीन्स कि अभी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे ही TI फ्लैग 1 होगा इट मीन्स डाटा ट्रांसफ़र हो गया, क्लियर TI कर देंगे तो TI फ्लैग वो अब क्लियर हो गया, 0 हो गया। एस जंप अगेन, हम अगेन लेबल पर दोबारा जंप कर देंगे और दोबारा ये एस बफ के अंदर जाएगा, दोबारा यही ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो अब जब भी इस बेसिक एग्जांपल से जब भी आपने सीरियल कम्युनिकेशन करनी है तो सबसे पहली चीज़ टी मोड के अंदर 20 हेक्सा वैल्यू सेट करनी है। सेकंड एस कॉन के अंदर 50 हेक्सा वैल्यू सेट करनी है। TH1 रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू सेट करनी है वो आपने बेस्ड ऑन द रिक्वायर्ड बॉड रेट करनी है। और वो किस तरह फाइंड करना है, वो आपने 28,800 को रिक्वायर्ड बॉड रेट पे डिवाइड करना है और जो वैल्यू सेंड करनी है वैस बफ रजिस्टर के अंदर वो प्लेस कर देनी है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें यह है कि आप हमारे पास राइट ए प्रोग्राम फॉर 8051 टू ट्रांसफ़र यस मैसेज एक सेंड करना है यस सीरियली एट 9600 बॉड रेट, 8 बिट डाटा 1 स्टॉप बिट, डू दिस कॉन्टीन्यूसली। तो अब इसके लिए भी बॉड रेट पहले हमने टी मोड के अंदर 20 हेक्सा सेट करना है। उसके बाद TH रजिस्टर की वैल्यू फाइंड करनी है 28,800 डिवाइडेड बाई 9600। तो -3 वैल्यू आपने TH1 के अंदर सेट कर देनी। एस कॉन के अंदर 50 हेक्सा, टाइमर को स्टार्ट कर दिया। मूव ए के अंदर वाई कर दिया, ए के अंदर वाई चला गया। आगे हमने एक फंक्शन या एक प्रोसीजर या सब रूटीन बनाई हुई है, एक कॉल ट्रांस। तो ट्रांस के अंदर चले गए, मूव एस बफ ए। तो ये ट्रांस क्या कर रही है, ए के अंदर जो वाई था उसको एस बफ के अंदर लेके जा रही है। और ए के अंदर जैसे ही वो एस बफ गया सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई। अब हम मॉनिटर कर रहे हैं TI को। जैसे ही TI 1 होगा इट मीन्स जो वाई है वो ट्रांसफ़र हो चुका है सीरियली। और अब ये सीरियली जो 8051 की जो TXD पिन है उस पर डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। अब उसके बाद हमने क्लियर कर दिया, जब ए के अंदर जो डाटा था जो कि वाई था वो ट्रांसफ़र हो गया। अब हम रिटर्न करेंगे इस सब रूटीन से, दोबारा ए के अंदर ई को मूव किया, दोबारा यही सब रूटीन कॉल की
फिर एस को मूव किया, फिर यही सब रूटीन कॉल की। तो इस तरह पहले हमने वाई को ट्रांसफ़र किया, ये जो सब रूटीन है सीरियल डाटा ट्रांसफ़र की, इसको कॉल किया, फिर ई को, फिर एस को, एंड सो ऑन। एस जंप अगेन कर दिया, जिससे बार बार हम वाई ई एस ट्रांसफ़र कॉन्टीन्यूसली करते जा रहे हैं। तो ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो भी डाटा हम ट्रांसफ़र करते हैं वो TXT पिन के थ्रू होता है, और पहले एस बफ के अंदर डाटा मूव करते हैं, फिर TI फ्लैग को मॉनिटर करते हैं, जब डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है TI फ्लैग 1 हो जाता है, फिर नया करैक्टर सेंड करने के पहले TI फ्लैग क्लियर करते हैं। ओके, अभी हमने एग्जांपल्स देखे एक दो कि किस तरह हम सीरियली डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डाटा सेंड कर सकते हैं 8051 से। अब नेक्स्ट है कि हम डाटा रिसीव किस तरह कर सकते हैं। तो फर्स्ट 4 स्टेप्स सेम है कि टी मोड रजिस्टर के अंदर वैल्यू को हमें 20 एक्सा सेट करना है, TH1 रजिस्टर पे के बेस पे बॉड रेट को सेट करना है, एस कॉन के अंदर 50 एक्सा टाइमर को स्टार्ट करना है। अब मेक श्योर करना है कि इनिशियली जो RI फ्लैग है वो क्लियर हो, क्योंकि अब जब डाटा आपने रिसीव करना है, जब डाटा अब कम्प्लीटली रिसीव हो जाएगा तो RI फ्लैग 1 होगा। तो इसलिए डाटा सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले आपने RI को पहले क्लियर कर देना है। उसके बाद हमने मॉनिटर करना है कि जैसे ही RI फ्लैग 1 होगा, इट मीन्स कि हमारा डाटा कम्प्लीटली रिसीव हो गया और वो एस बफ रजिस्टर के अंदर अवेलेबल है, और वहाँ से हम उसको किसी और रजिस्टर के अंदर मूव कर सकते हैं। और जैसे ही आपका डाटा कम्प्लीटली रिसीव हो जाएगा, RI आपका 1 हो जाएगा, फ्लैग रजिस्टर फ्लैग बिट जैसे ही RI 1 होगा तो नेक्स्ट करैक्टर रिसीव करने के लिए पहले आपको RI क्लियर करना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। राइट 8051 प्रोग्राम टू रिसीव बाइट्स ऑफ डाटा सीरियली, पुट देम इन पोर्ट 1। क्या आप 8051 का प्रोग्राम लिखें और डाटा रिसीव करें, सीरियल डाटा रिसीव करने के लिए, और जो डाटा सीरियली रिसीव हो उसको पोर्ट P1 के ऊपर सेंड करें। सेट द बार्ड रेट एट 4800 और बार्ड रेट आप 4800 पे रखें। तो सबसे पहले सेटिंग्स टी मॉड के अंदर 20 एक्सा मूव करेंगे, 4800 है बार्ड रेट, तो 28,800 को 4800 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आंसर आएगा। तो इसकी नेगेटिव वैल्यू आपने TH1 के अंदर मूव कर देनी है। एस कॉन के अंदर 50 एक्सा, तो ये तो आप लाइंस अब ये 20 एक्सा वाली और 50 एक्सा वाली ये तो आपको याद हो जानी चाहिए। उसके बाद टाइमर को स्टार्ट कर दिया। ये अब जैसे ही हमने टाइमर को स्टार्ट किया, इट मीन्स कि अब डाटा रिसीविंग हमारी स्टार्ट हो गई है, और वो डाटा बिट पे बिट रिसीव हो रहा है एस बफ रजिस्टर के अंदर। और RI जब तक 0 है, इट मीन्स अभी डाटा रिसीव हो रहा है। जैसे ही RI फ्लैग 1 होगा, इट मीन्स हमारा डाटा रिसीव हो गया कम्प्लीटली। अब वो एस बफ रजिस्टर जैसे ही RI 1 होगा, जब तक RI 0 है हम हेयर लेबल पर ही रह रहे हैं। जैसे ही RI 1 होगा हम हेयर लेबल से बाहर आएंगे, और एस बफ के अंदर डाटा आ चुका होगा सीरियली, वो अब A के अंदर सेंड कर दिया, और A से पोर्ट P1 के ऊपर, और साथ RI को हमने क्लियर करवा दिया, और एस जंप हेयर, और दोबारा हम नया करैक्टर अब रिसीव करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, assume that the 8051 serial port is connected to the COM port of IBM PC, and on the PC we are using the terminal.exe program to send and receive the data। 8051 जो है वो IBM PC के साथ कनेक्टेड है, और terminal.exe प्रोग्राम जो है वो डाटा सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। P1 and P2 of the 8051 are connected to the LEDs and switches। जो पोर्ट P1 है वो LEDs के साथ कनेक्टेड है, और पोर्ट 2 जो 8051 की है वो स्विचेस के साथ कनेक्टेड है। राइट एन 8051 प्रोग्राम टू सेंड टू PC द मैसेज वी आर रेडी। तो 8051 का प्रोग्राम लिखें, PC को ये सेंड करना है कि वी आर रेडी। हमने मैसेज बेसिकली PC को सेंड करना है
वी आर रेडी। पार्ट ए में ये करना है, रिसीव एनी डाटा सेंड बाय द पीसी जो भी डाटा सेंड करे, पुट इट ऑन द एलईडीज, उसको उनको एलईडीज पे प्लेस करना है। थर्ड पार्ट में गेट डाटा ऑन द स्विचेस कनेक्टेड टू पोर्ट P2 एंड सेंड इट टू द पीसी सीरियली। और पोर्ट P2 के ऊपर डाटा जो स्विचेस के थ्रू आ रहा है उसको पीसी के अंदर ट्रांसफ़र करना है सीरियली। और प्रोग्राम शुड परफॉर्म पार्ट ए, वी आर रेडी वाला जो मैसेज सेंड करना है उसको एक दफ़ा जस्ट सेंड करना है, बट पार्ट्स बी एंड सी शुड बी कॉन्टीन्यूसली, यूज़ 4800 बार रेट। तो अब ये देख सकते हैं थोड़ा सा लेंथी एग्जांपल है, तो हम इसको देखते हैं। अब पोर्ट P2 के ऊपर क्योंकि स्विचेस कनेक्टेड हैं तो इसको हम इनपुट पोर्ट पहले बना देते हैं। ये ORG00 मूव P20FF, पोर्ट P2 को इनपुट पोर्ट बना दिया। उसके बाद टी मोड के अंदर 20 हेक्सा वैल्यू मूव की। यहाँ पे आप डेसिमल वैल्यू भी मूव कर सकते हैं, इन्होंने हेक्सा लिखी हुई है। तो डेसिमल ये क्या बनेगा, 28,8000 डिवाइड बाई 4800, तो -6। यहाँ पे आप -6 मूव TH1 - 6 भी कर सकते हैं, या इसकी इक्विवेलेंट हेक्सा वैल्यू। एस कॉन के अंदर हमने 50 मूव कर दिया, एस टाइमर को स्टार्ट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या किया हुआ है कि ये जो वी आर रेडी का मैसेज है ये रोम के अंदर डिफ़ाइन किया हुआ है, और उसको लेबल का जो एड्रेस है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखें जी, ये माई डाटा है जिसको हमने जो 8051 की रोम के अंदर सेव है, इसको अपने पीसी को सेंड करना है। तो वी आर रेडी एंड पे ,0 लिखा हुआ है एंड। तो मूव DPTR हैश माई डाटा, तो माई डाटा का जो एड्रेस है वो DPTR के अंदर आ गया। क्लियर कर दिया ए को, ए रजिस्टर को हमने क्लियर कर दिया। अब 0 + ए, क्योंकि ए क्लियर है तो ए के अंदर 0 वैल्यू है, 0 + DPTR। तो 0 + DPTR या जो DPTR रजिस्टर का फर्स्ट करैक्टर है वो ए के अंदर आएगा। अब हम चेक कर रहे हैं क्या वो लास्ट करैक्टर तो नहीं है। जेजी अगर ए की वैल्यू, ए के अंदर जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी बेसिकली मूव सी की इंस्ट्रक्शन यूज़ होगी, तो ए के अंदर जो वैल्यू ए के अंदर अगर 0 आ जाता है, जो ये लास्ट वाला 0 है, तो इट मीन्स कि वो लास्ट हमारा सारा डाटा ट्रांसफ़र हो चुका है। अगर ए की वैल्यू 0 है तो इट मीन्स कि हमारा आखिरी करैक्टर भी वो पीसी को चला गया। अगर वो ज़ीरो है तो हम B1 लेवल पर आ जाएंगे। अगर वो 0 नहीं है तो फिर हम ए कॉल सेंड करेंगे। ए कॉल सेंड करेंगे तो ए के अंदर जो करैक्टर आया होगा, वी आर रेडी का जो भी करैक्टर होगा वह एस बफ के अंदर जाएगा। एस बफ के अंदर जाने के बाद JNB TI-H2 मॉनिटर कर रहे हैं TI फ्लैग को कि कब तक वो जब तक 0 रहता है तो H2 लेवल पर ही रहेंगे। जैसे ही TI फ्लैग 1 हो जाएगा, इट मीन्स कि हमारा वो करैक्टर ट्रांसफ़र हो गया पीसी को। उसके बाद TI को नेक्स्ट करैक्टर को ट्रांसफ़र करवाने के लिए पहले हम TI फ्लैग को क्लियर कर देंगे और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे। अब SJMP-H1 दोबारा ए कॉल सेंड, जब यहाँ से रिटर्न करेंगे तो इंक्रीमेंट DPTR इंक्रीमेंट होकर नेक्स्ट करैक्टर को पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर देगा। और SJMP-H1 हम दोबारा यहाँ पर आ जाएंगे। ए को दोबारा क्लियर किया, DPTR की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी थी। अब नेक्स्ट करैक्टर यहाँ पे आएगा और ये लूप SJMP-H1 वाला ये चलता रहेगा जब तक ए के अंदर 0 नहीं आ जाता। जैसे ही ए के अंदर 0 आएगा, इट मीन्स हमारा मैसेज कम्प्लीटली पीसी को चला गया। अब हम B1 के ऊपर आ गए। तो अब बेसिकली ये हमने पार्ट ए का भी कोड लिखा है कि हमने मैसेज वी आर रेडी इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। अब पार्ट बी का कोड स्टार्ट होगा, उसमें हमने क्या करना है, रिसीव एनी डाटा सेंड बाय द पीसी एंड पुट इट ऑन LEDs कनेक्टेड टू पोर्ट P1। तो हमने पीसी से अब डाटा रिसीव करना है और पोर्ट P1 पे सेंड करना है। मूव A P2, तो
पोर्ट P2 से हम डाटा लेके जा रहे हैं ए के अंदर और सेंड, और उसको अब हमने ए पार्ट सी गेट डाटा ऑन स्विचेस कनेक्टेड टू द पोर्ट पी। अब ये पार्ट सी जो है ये पहले इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि पोर्ट पी से डाटा लेके आ रहे हैं और उसको पीसी पर सेंड कर रहे हैं सीरियली। ये पोर्ट P2 है, यहाँ पे स्विचेस कनेक्टेड हैं, यहाँ से डाटा हम ए के अंदर सेंड कर पहले ले रहे हैं स्विचेस का डाटा, फिर सब रूटीन जो सेंड वाली है उसको हम कॉल कर रहे हैं। एस बफ ए के अंदर जो भी डाटा आएगा एस बफ के अंदर जाएगा, तो ये सारी सब रूटीन चलेगी, वो डाटा अब पीसी को सेंड हो गया। अब उसके बाद हमने रिसीव करना है, पीसी से डाटा रिसीव करना है, तो उसकी ये अलहदा सब रूटीन लिखी हुई है कि अब यहाँ भी सब रूटीन में अज्यूम किया गया है कि पहले RI फ्लैग 0 है, अदरवाइज़ आप ए कॉल सेंड के बाद एक लाइन ऐड कर सकते हैं क्लियर RI टू मेक श्योर कि RI पहले क्लियर हो। ओके, ए कॉल रिसीव, तो पहले हमने पोर्ट P2 से डाटा लिया, ए के अंदर सेंड किया, उसको पीसी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमने पीसी से डाटा रिसीव करना है, उसके लिए सब रूटीन लिखी हुई है रिसीव की। ए कॉल रिसीव, यहाँ पे अब वो RI डेट, जैसे ही हम इसके अंदर आएंगे रिसीव के अंदर, हम मॉनिटर कर रहे हैं RI को, जैसे ही RI 1 होगा इट मीन्स के हमारा डाटा वो सीरियली रिसीव हो गया है और एस बफ के अंदर आ गया होगा, और एस बफ से हम ए रजिस्टर के अंदर आ गया और क्लियर RI को क्लियर कर दिया और दोबारा रिटर्न कर दिया। अब यहाँ से वो जो ए के अंदर डाटा आया है उसको हमने पोर्ट P1 के ऊपर सेंड कर दिया, एस जंप B1, तो एस जंप हम कर रहे हैं B1, और ये जो पार्ट B और C है, ये पार्ट C था और ये पार्ट B था, ये अब बार बार इन्फिनिट टाइम ये रिपीट होते रहेंगे। तो ये जो हम एग्जांपल कर रहे थे ये इस एग्जांपल की ब्लॉक डायग्राम है। नेक्स्ट ये डिस्क्राइब किया गया है कि जो हम सीरियली डाटा रिसीव कर रहे थे उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। अब अभी हमने देखा कि 8051 के अंदर जो बॉड रेट है वो मैक्सिमम बॉड रेट 8000 BPS तक हो सकता है अगर आप TH1 की जो वैल्यू है उसको अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं। तो अगर हमने बॉड रेट को फर्दर इंक्रीज़ करना है तो उसको इंक्रीज़ करने के 2 वेज हैं। फर्स्ट वे ये है कि आप जो 8051 की क्रिस्टल क्लॉक है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, लेकिन वो तो फिक्स है 11.0592 मेगाहर्ट्ज़ पे। सेकंड वे ये है कि अगर आपने 8051 के अंदर बॉड रेट को बढ़ाना है तो उसके लिए एक रजिस्टर है PCON रजिस्टर। PCON रजिस्टर के अंदर जो उसकी MSB बिट है अगर हम उसको 1 कर दें तो 1 करने से 8051 का जो बॉड रेट है उसको वो हम डबल कर देते हैं। इसकी ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ये है कि जब हम PCON रजिस्टर के अंदर जो S मोड बिट है जो उसकी MSB बिट है अगर उसकी वैल्यू 1 हो तो जो UART है जिसके ज़रिए हम बॉड रेट को सेट करते हैं वो मशीन साइकिल की जो फ्रीक्वेंसी है उसको 16 पे डिवाइड करती है और बाय डिफ़ॉल्ट SMD की वैल्यू है 8th बिट की जो PCON रजिस्टर की वैल्यू है वो 0 होती है, जिससे ये 9 to 1.6 किलोहर्ट्ज़ से 32 पे डिवाइड होता है। अब इट मीन्स कि अगर आप बॉड रेट्स को डबल करना चाह रहे हैं, पहले 8000 था मैक्सिमम, अब अगर आप S मोड को 1 कर दें तो आप यही बॉड रेट 57600 तक ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ डिफ़ाइन की गई हैं कि अगर आपका
एस मोड या पी कॉन रजिस्टर की MSB बिट 0 है तो आप -3 मूव करेंगे तो 9600 का बॉड रेट आएगा, -6 मूव करेंगे तो 4800 का, और टाइमर TH1 के रजिस्टर के अंदर -12 मूव करेंगे तो 2400 का, -24 मूव करेंगे तो 1200 का। और अगर आप यही वैल्यूज़ मूव करेंगे TH1 के अंदर, लेकिन उससे पहले अगर आपने S मोड को 1 कर दिया तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये डबल हो जाएंगी। नेक्स्ट इसी की एग्जांपल है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये पी कॉन रजिस्टर है ये बिट एड्रेसिबल नहीं है, तो इसकी जो ये एस मोड की जो बिट है इसको सेट करने के लिए उसका मेथड ये है कि पहले आप पी कॉन सारा का सारा रजिस्टर ए के अंदर मूव करें। अब अकोमोलेटर या ए जो रजिस्टर है उसके 7th बिट को 1 कर दें, अब ए की जो वैल्यू है वो पी कॉन के अंदर अपडेट कर लें, तो इस तरह फिर एस मोड 1 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है कि अज्यूमिंग दैट द क्रिस्टल 11.0592 मेगाहर्ट्ज़ कनेक्टेड है 8051 के साथ, तो आप एनालाइज करें व्हाट दिस प्रोग्राम डज एंड कंप्यूट द फ्रीक्वेंसी यूज बाय द टाइमर टू सेट द बॉड रेट। अब यहाँ पे ये देखें, पहले मूव ए पी कॉन रजिस्टर को ए के अंदर लेके आ रहे हैं, ए की 7th बिट को 1 कर रहे हैं, और 7th बिट को 1 करने के बाद उसको हम पी कॉन के अंदर मूव कर रहे हैं, जिससे ए जो एस मोड है वो 1 हो जाएगा। इस एस मोड 1 होने से ये होगा कि जो बॉड रेट है हमने उसको डबल कर दिया। उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट लाइंस हैं कि टी मोड 20 हेक्सा, TH1 के अंदर अब -3 कर रहे हैं। अब TH1 के अंदर क्योंकि एस मोड 1 है, अब -3 अगर होगा तो अब जो बॉड रेट सेट होगा वो 192.00 BPS होगा, जो कि 9600 का डबल है। एस कॉन के अंदर 50 वैल्यू मूव कर दी, टाइमर को स्टार्ट कर दिया, तो पहले हम बी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके बाद हम ए ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और यही बार बार करते जा रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है दिस प्रोग्राम ट्रांसफ़र ऑसिलेटर बी कॉन्टीन्यूसली, और क्योंकि एस मोड 1 है तो जो बॉड रेट है वो ये है। अब नेक्स्ट है जी कि फाइंड द TH1 वैल्यू इन डेसिमल एंड हेक्सा टू सेट द बॉड रेट। अगर आपने 9600 बॉड रेट अचीव करना है तो TH1 के अंदर क्या वैल्यू मूव करेंगे, और अगर 4800 करना है तो क्या वैल्यू मूव करेंगे। तो ये आप इस टेबल को भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला कि अगर आपने 9600 मूव SM मोड अगर 1 है तो TH1 की वैल्यू अगर -6 है तो 9600 बॉड रेट होगा, अगर -12 है तो ये 4800 होगा, एंड सो ऑन। तो बेसिकली जब एस मोड 1 होगा तो पहले हम 28800 को डिवाइड कर रहे थे रिक्वायर्ड बॉड रेट पे, लेकिन जब एस मोड 1 होगा तो अब हमने 57600 पे डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये 57600 को 9600 पे डिवाइड किया तो ये वैल्यू आएगी, वो TH1 के अंदर मूव कर देंगे नेगेटिव करके। और अगर आपने 4800 रखना है तो फिर आप 57600 को 4800 पर डिवाइड करेंगे तो फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है फाइंड द बॉड रेट इफ़ TH इज़, अगर अज्यूम करें कि TH1 की वैल्यू कह रहे हैं -2 हो और एस मोड 1 हो, क्रिस्टल 11.0592 मेगाहर्ट्ज़ हो, इज़ दिस बॉड रेट सपोर्टेड बाय द IBM कंपैटिबल पीसीज। तो बॉड रेट अगर -2 है तो हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 28800। दिस बॉड रेट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय द BIOS ऑफ द PCs. However, the PC can be programmed to do the data transfer at such speed. Also, the hyper terminal in the Windows supports this and other baud rates. तो ये PC के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन IBM PC के बारे में गिवन है।
नेक्स्ट एग्जांपल है कि राइट ए प्रोग्राम टू सेंड द मैसेज द अर्थ इज़ बट वन कंट्री। ये कोई मैसेज है, इस मैसेज को हमने सीरियली सेंड करना है। अज्यूम दैट स्विच इज़ कनेक्टेड टू पिन P1.2 और आप ये अज्यूम करेंगे स्विच P1.2 पे कनेक्टेड है। मॉनिटर इस स्टेटस, आप स्विच का स्टेटस मॉनिटर करें और बॉड रेट को स्विच के अकॉर्डिंग सेट करें। अगर स्विच की वैल्यू 0 है तो बॉड रेट 4800 होना चाहिए। अगर स्विच की वैल्यू 1 है तो बॉड रेट 19600 होना चाहिए। तो ये हमने स्विच को डिफाइन कर लिया। पहले स्विच बिट P1.2 को बिट SW के साथ नाम उसका रख दिया। ORG 0, टाइमर को सेट किया। TH1 -6, बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम TH1 के अंदर -6 मूव कर रहे हैं जो कि 4800 है, क्योंकि अभी तक हमने S मोड को चेंज नहीं किया। तो जब तक हम S मोड को चेंज नहीं करते तो हम बाई डिफ़ॉल्ट 28800 वाली जो मोड है उसी को यूज़ करेंगे। S कॉन के अंदर 50 मूव कर दिया, टाइमर को स्टार्ट कर दिया। सेट BSW, स्विच को इनपुट बनाई। JNB SW स्लो SP। अगर स्विच 0 है तो स्लो SP पर जंप कर जाएं। अगर स्विच 0 है तो 4800 बॉड रेट होगा। तो स्लो SP पे देखते हैं। तो मूव ए पी कॉन को हम ए के अंदर मूव करवा रहे हैं, उसकी ए की 7th बिट को हाई कर रहे हैं, दोबारा उसको पी कॉन रजिस्टर के अंदर अपडेट कर रहे हैं। और लोड एड्रेस, तो यहाँ पे बेसिकली ये 4800 बॉड रेट, यहाँ पे थोड़ी सी एरर है, सेट एस मोड लो फॉर 4800। तो यहाँ पे इसको आपने क्लियर करना है, अदरवाइज इसको मल्टीपल वेज में कर सकते हैं। क्लियर करेंगे तो फिर 4800 मोड पर, क्योंकि हमने जो वैल्यू मूव किया है -6, और अगर -6 की वैल्यू है तो अगर एस मोड 0 होगा तो अगर TH1 के अंदर वैल्यू -6 है, एस मोड 0 होगा, तब हमारा जो बॉड रेट है वो 4800 होगा। अगर एस मोड 1 होगा तो इसी -6 पे बॉड रेट 9600 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्लियर आना है, क्लियर अकोमोडेटर 0.7। तो मैसेज का जो एड्रेस है वो DPTR के अंदर दे दिया, उसको क्लियर कर दिया है। ये सारा पुराना कोड है कि किस तरह मूव और ये DPT मूव C और DPTR यूज़ करके किस तरह हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमने ये 4800 पे हमने ये डाटा ट्रांसफ़र कर दिया है। DPTR के अंदर पहले मैसेज का एड्रेस मूव किया और DPTR को इंक्रीमेंट कर देंगे एंड सो ऑन। नेक्स्ट है जी, अगर स्विच लो था तो वो जंप कर रहा था स्लो SP पे, मतलब यहाँ पे जंप हो रहा था। अगर स्विच हाई होता है तो फिर हमने 1960 ये बॉड रेट रखना है, और इस बॉड रेट को रखने के लिए मूव करें पहले पी कॉन रजिस्टर को A के अंदर, सेट B कर दें और मूव कर दें पी कॉन को A के अंदर, और S जंप कर दें ओवर पर, यहाँ पर जंप हो जाएगा। अब यहाँ पे भी एक इसमें एरर है कोड के अंदर। अगर स्विच 1 है तो मूव A कर देंगे पी कॉन के अंदर, और टाइमर की जो वैल्यू है -6 है। यहाँ पे S मोड यहाँ तक जब A का जो रजिस्टर है वो पी कॉन के अंदर चला गया तो S मोड 1 हो गया। S मोड जब 1 हो गया तो ये देखें, जब S मोड 1 है और TH के अंदर -6 हो तो आपका बॉड रेट 9600 आता है। तो लेकिन हमने तो बॉड रेट लेना था एग्जांपल में 19200,
तो उसके लिए आपको TH रजिस्टर की वैल्यू भी चेंज करना पड़ेगी। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन भी आएगी, यहाँ पर मूव ए कॉन ए पी कॉन को ए के अंदर मूव किया है, सेट बी कर दिया, एस मोड को 1 कर दिया, मूव पी कॉन ए। अब इस लाइन के बाद या इस लाइन से पहले आपने एक एक्स्ट्रा लाइन लिखनी है, मूव TH1 -3। तो फिर हमारा जो ये बॉड रेट है ये भी यहाँ पे भी 200 आएगा, 190 200 ये बॉड रेट सेट हो जाएगा। ओह हाँ सॉरी, मैं इस 1 को इस बॉड रेट का हिस्सा ही कंसिडर कर रहा था, ये 1 अदरवाइज ये करेक्ट है कि अगर ये स्विच 1 है इट मीन्स ये दिस 1 इज़ नॉट द पार्ट ऑफ 9600। अगर स्विच 1 है तो बॉड रेट को 9600 पर रखें, फिर ये ठीक है, यहाँ पे फिर आपको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस कोड को मैं दोबारा देख लेता हूँ कि अगर स्विच 0 होगा तो स्लो SP पे जाएगा और यहाँ पे करेक्शन है कि यहाँ पे क्लियर आएगा। अगर स्विच 1 है तो हमने अकोमोडेटर को 7 को उसको एडजस्ट कर दिया 1 पे, तो -6 है। तो अगर TH1 की वैल्यू -6 है और S मोड 1 हो तो बॉड रेट 9600 आएगा, तो वो बिल्कुल करेक्ट है। S जंप ओवर, तो अब हम दोबारा ओवर पर जंप कर जाएंगे, तो यहाँ पे अब जो मैसेज ट्रांसफ़र होगा वो 9600 पर होगा। ओके जी, ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए इतना ही था। आगे जनरल इंफॉर्मेशन लिखी हुई है 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स के जो दूसरे कंट्रोलर्स हैं उनमें सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में, तो आप खुद से इसको स्टडी कर सकते हैं। ये भी इसी तरह की एग्जांपल है। अज्यूम दैट ए स्विच इज़ कनेक्टेड टू पिन P2.0, राइट ए प्रोग्राम टू मॉनिटर द स्विच को मॉनिटर करें। अगर स्विच 0 हो तो सेंड द मैसेज हेलो टू द सीरियल पोर्ट 0। अगर स्विच 1 है तो सेंड द मैसेज गुड बाय टू सीरियल पोर्ट 1। तो ये बेसिकली 8051 माइक्रो कंट्रोलर की जो फैमिली का कोई दूसरा कंट्रोलर है उसके बारे में कोड है। जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो अभी तक हमने देखा है उसमें सिर्फ एक सीरियल कम्युनिकेशन की पोर्ट है कि 1 पिन फॉर TXD एंड 1 पिन फॉर RXD, लेकिन ये लिखा हुआ है DAS89C 4X0 जो 8051 का ये माइक्रो कंट्रोलर है। इसके अंदर 2 सीरियल पोर्ट्स अवेलेबल हैं, फर्स्ट सीरियल पोर्ट एंड सेकंड सीरियल पोर्ट। और जो फर्स्ट सीरियल पोर्ट है उसका SBUF0 SCON0 उसको कंट्रोल कर रहा है रजिस्टर, और सेकंड सीरियल पोर्ट SCON1 और SBUF1। तो ये जो एग्जांपल है ये ओनली वैलिड फॉर दिस 8051 इस कंट्रोलर के लिए जिसके अंदर 2 सीरियल पोर्ट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इसकी C प्रोग्रामिंग है जो कि हमने C प्रोग्रामिंग इस कोर्स में स्टडी नहीं करनी। हमारा जो मेन फोकस है वो 8051 की असेंबली प्रोग्रामिंग पर है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।